आज ये अपना एक नया टॉपिक है। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं कहानी लेखन। और ये कहानी लेखन हम लोग को कुछ अपने को 90 से 80 शब्दों में लिखना है ना। अपने को कुछ मुद्दे यहाँ पे दिए होंगे, उस मुद्दों के आधार पर हम लोग को क्या करना है, पूरी की पूरी कहानी तैयार करना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि हम लोग जब कहानी लेखन लिखेंगे तो कहानी में एक उसका जो होगा टाइटल, ठीक है, जो उसका होगा एक उसका होगा जो शीर्षक होगा, जो टाइटल होगा उसका, वो हमको अच्छे से लिखना है। शीर्षक यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ में उसका जो सीख होगा, सीख, क्योंकि इसके हम लोग को मिलते हैं 1 मार्क्स और सीख के मिलते हैं हम लोग को 1 मार्क्स, या आधा मार्क्स पकड़ लो इसका। ठीक है, बाकी जो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उसके बाकी मार्क्स मिलते हैं। और हम लोग को इसको भी 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। एक पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, ये लाइन टेढ़ी चली गई, और ये दूसरा पैराग्राफ, और ये लास्ट में ये तीसरा पैराग्राफ, ये दूसरा और ये पहला पैराग्राफ। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मुद्दे दिए होंगे, मुद्दों को अच्छे से रीड करना है। उसके बिना पर हम लोग को एक कहानी तैयार करनी है और कहानी को अच्छे तरीके से लिखना है। और जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को मार्जिन से कुछ स्पेस छोड़ना होगा, कुछ जगह हमको छोड़ना होगा, है ना। आप बोलते हो ना 2 फिंगर स्पेस, ये सब आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा इधर पे। और उसके बाद में आपको इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से लिखना होगा। ठीक है, और ये कहानी ऐसी है कि आप इसमें कोई भी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन इसका जो शुरुआत है, जो अंत है, उसी कहानी से मेल जो होना चाहिए। आप अंदर चाहे तो कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको यहाँ पे उसके जो मुद्दे हैं वो दिए होते हैं। देखो, अब मैं रीड करता हूँ, उसके आधार पर हम लोग जो कहानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग। छोटा कस्बा, व्यापारी का अनाज बैलगाड़ी पर लादना, बाजार जाने के लिए निकलना, बारिश का हल्की बूंदे गिरना, व्यापारी के वापस लौटने की सोचना, पहिए गड्ढे में जाना, बैलों का पीटना, बोझ कम करना, पहिया बाहर निकालना, घर पहुंचना। ठीक है, यानी कुछ बैल है, यहाँ पे एक व्यापारी है, गड्ढा दिया हुआ है, उसका जो चक्का था, उसका जो पहिया था वो फंस जाता है उसके अंदर और निकलते हो बैल को मारता है। ये कहानी है। अब ये जो मुद्दे हैं इसके ऊपर हम लोग को अच्छे से कहानी क्या करनी है, बनानी होगी हम लोग को। तो चलो एक हम लोग तो शुरू करते हैं। और जहाँ जहाँ पे ये जो आपको मुद्दे दिए रहेंगे, जहाँ पे वो दिखेगा कहानी में, आप क्या करोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, बिकॉज उसी मुद्दों के आधार पर करना। सर जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है छोटा कस्बा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा कस्बा, तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। जब अंडरलाइन कर देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और टीचर आपसे ज़्यादा खुश हो जाएगी, है ना। और इस फटाफट इस क्या बोलते हैं कथा लेखन को जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सलमान सर अचीवर्स एकेडमी, इसको जरा फटाफट फॉलो करें और इसका सब्सक्राइब करके जो भी चीज़ें आने वाली है, आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सब चीज़ आपका मैं यहाँ पर करा के देने वाला हूँ। एटलीस्ट जो बेसिक एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है वो सब तो मैं आपको करा के देने ही वाला हूँ किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उस कस्बे में रहने वाले सभी व्यापारी छोटा मोटा व्यापार करने के लिए फूलपुर के बाज़ारों जाया करते थे। एक दिन अनाज के व्यापारी बैलगाड़ी पर अपना लाद कर उसने बेचने के लिए फूलपुर आने लगा। बोझ बहुत ही भारी था, इसलिए बैल जल्दी जल्दी भाग नहीं पा रहे थे। कुछ देर पहुँचने के बाद वर्षा हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। बिगड़ते मौसम को देखकर व्यापारी बहुत डर गया। उसने अपने अनाज की भीगने की चिंता होने लगी। वो अपने कस्बे से थोड़ी ही दूर पहुँचा था और शहर अभी काफ़ी दूर था, अतः उसने घर वापस लौटने का उचित समझा। यानी उसका भी जो कस्बा था, जो शहर था, वो दूर था और वो बोला कि भाई मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने कस्बे यानी अपने घर में, अपने गांव में वापस चले जाता हूं मैं, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था। व्यापारी बैलगाड़ी को तेज़ी चलाने की कोशिश करने लगा। बोझ अत्यधिक भारी होने के कारण बैल बहुत थक गए थे, फिर भी उन्होंने चलना बंद नहीं किया। तेज़ से आगे बढ़ते बढ़ते अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया सड़क के गड्ढे में जाकर फंस गया। बोझ भारी होने के कारण पहिया गड्ढे से धंसता ही जा रहा था। व्यापारी ने पहिए को गड्ढे से निकालने के बहुत प्रयत्न किया मतलब कोशिश किया, परंतु पहिए गड्ढे से नहीं निकल पाया। उसने क्रोध यानी गुस्से में आकर के बैलों पर छड़ी बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैलों की काफ़ी चोट लग गई। व्यापारी ने सारे प्रयास कर लिए, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो निराश यानी उदास होकर के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर शांत बैठकर उसकी नज़र जब बैलों की पर पड़ी तब उसने देखा कि वो बोझ से पीछे की ओर झुक गए हैं, है ना। वो समझ गया कि बैल बोझ के कारण पहिए गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वह तुरंत उठा और उसने बैलों का प्यार से पुचकारा, है ना। उन लोगों का प्यार से क्या दुलारा, कभी उसको मार दिया था बैलों को उसने। उसके बाद वो बैलगाड़ी पर चढ़कर अनाज के बोरों को नीचे फेंकने लगा। बैलगाड़ी जब थोड़ी हल्की हुई तो पहिया गड्ढे से आसानी से बाहर आ गया। पहिए के गड्ढे से बाहर देखकर व्यापारी की जान में जान आई। उसने फिर बोरों को बैलगाड़ी पर रखा और घर की ओर चल दिया। घर पहुँचते
कि कुछ देर बाद ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। अब सबसे पहले बैलों को चारा दिया और घावों पर मलहम लगाने लगा। बैल के पीठ पर घाव देखकर उसने प्रतिज्ञा ली, यानी उसने एक वचन लिया, उसने एक कसम खाई कि वो बैलों को कभी नहीं मारेगा और वो उनकी अच्छी तरह से ध्यान रखेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे टाइटल जो उसका है, शीर्षक, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ में जो सीख है, अब यहाँ पे हमको लाइन छोड़ना है और आप टाइटल के बाद में भी आप यहाँ पे लाइन छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपने लिखा, शीर्षक लिखा, लाइन छोड़ दिया, पूरा आपने लिखा, उसको मार्जिन से फिंगर स्पेस छोड़ करके आप पैराग्राफ के बीच में आप लाइन मत छोड़िए। पैराग्राफ के बीच में आपको लाइन नहीं छोड़ना है, आपको मार्जिन से फिंगर स्पेस छोड़, देखो यहाँ पे फिंगर स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ भी छोड़ा हुआ है, यहाँ भी छोड़ा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और जब आपका तीनों पैराग्राफ हो जाएगा तो आपको लाइन छोड़ना है और साथ में लिखना आपको इधर पे सीख। मुसीबत के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, यानी मुसीबत, अब इस पर्टिकुलर कविता से क्या सीखते हो आप कि अगर मुसीबत थी, है ना, उस व्यापारी के ऊपर मुसीबत थी, बारिश भी हो रही थी, माल भी था, उसका माल भीग जाता, माल ख़राब हो जाता, है ना, बैलों के ऊपर वजन भी आ गया था। लेकिन अगर कोई मुसीबत का समय आया है तो आपको इंसानों को बहुत धैर्य से, बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही आराम से काम लेना चाहिए और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो यही इस जो कहानी है इसकी एक सीख है ना। अब यहाँ पे एक और है कि एक और यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, मैं भी इसको भी करता हूँ, चलिए फटाफट, ठीक है। घड़ियों का व्यापारी, बड़ी बड़ी दुकानें होना, व्यापारी का घड़ियों का शौक होना, सुंदर घड़ी अपने पास रखना, घर में घड़ी का खो जाना, नौकरों का ढूंढना, घड़ी का ना मिलना, एक नौकर फिर कोशिश करना, अकेले कमरे में जाना, घड़ी से मिलना, सेठ का पूछना, नौकर का बताना, सेठ द्वारा नौकर को पुरस्कार देना, यानी इनाम देना। कितना सिंपल सी कहानी है ये। अब ये कहानी कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, है कि नहीं। एक सेठ है भैया, घड़ी का व्यापारी था, उसकी घड़ी घूम गई थी, घड़ी वैल्यूएबल होगी, तो उसके बारे में हम लोग क्या करना है, एक सरल हम लोग को कहानी बनाना है। अगेन सेम वो 3 पैराग्राफ में होनी चाहिए और लास्ट में उसकी आएगी सीख, है कि नहीं। आप चाहिए तो पहले आप ना लाइन छोड़ दो इधर पे, लिखने के बाद में आप सीख लिखो और सीख के बाद में आप लिखोगे उसका जो शीर्षक आएगा, जो टाइटल आएगा, आपको वो लिखना है ना। मुंबई शहर में घड़ियों के एक प्रसिद्ध व्यापारी था, उसका नाम रतनलाल था। मुंबई में उसे घड़ी की बड़ी बड़ी 3 दुकानें थी। घड़ी बेचते बेचते ही सुंदर सुंदर घड़ियाँ पहनने का शौक हो गया था। उसने दुकान में सबसे सुंदर व महंगी घड़ी खुद के लिए रख ली। एक दिन रतनलाल ने अपने मित्र के जन्मदिन का उत्सव था, अपनी घड़ी पहन कर गया। वो उसी घड़ी की सबने बहुत तारीफ़ की। अपनी घड़ी की इतनी तारीफ सुनकर रतनलाल फूला न समाया, यानी बहुत खुश हो गया। फूला न समाया मतलब बहुत खुश हो गया। ये आपको मुहावरे में भी आ सकता है, ठीक है। वक्त का मैं बेटा, इसलिए मैं फटाफट इसको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे भी टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना मेरे पास हो पा रहा है मैं आप लोग को सब चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो आप इसको क्या करो, फटाफट अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। और उनसे कहो कि सलमान सर्स अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, और भी सारा चीज़ उनको मिलने वाला है, ठीक है। रात को जब वो घर से लौटा तो बहुत ही थक गया था, इसलिए वो पलंग पर सो गया। नींद में उसके हाथ से घड़ी निकालकर पलंग के पीछे जा गिरी। अब नींद में था, वो थक गया था वो। अब जो उसकी जो हाथ से जो घड़ी थी वो निकल कर क्या हुई, वो गिर गई। कहाँ पे, पलंग के पीछे गिर गई। सुबह जब रतनलाल उठा तो उसने अपनी घड़ी से नहीं मिल रही थी। उसने अपने घर के सभी नौकरों को ढूंढने के लिए कहा। सभी नौकरों घर के हर कमरे में घड़ी ढूंढी, परंतु घड़ी नहीं मिली। रतनलाल घड़ी को जाने से काफ़ी दुखी हो गया था, है ना। उसने मालिक को दुखी देखकर उसका एक नौकर उसके पास गया और बोला, मालिक आप उदास मत होइए, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपकी घड़ी ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। रतनलाल ने सिर हिलाते हुए इशारा किया, मतलब उधर कि हाँ भाई तो भी कर लेगा, चलो तो कोई बात नहीं। नौकर हर कमरे में अकेले जाता था, थोड़ी देर बाद वापस आ जाता था। नौकर को ऐसे कमरे में जाते देखकर बाकी सभी नौकर मन ही मन में मूर्ख समझते थे, यानी उसको पागल, मूर्ख समझना मतलब पागल समझना, है ना, बेअक्ल समझना उसको। वह नौकर जब अंतिम कमरे में गया तब वहाँ कुछ ज़्यादा देर रुका। बाकी सभी नौकर आपस में उस नौकर के मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही वो नौकर कमरे से बाहर आया तब उसके हाथ में घड़ी देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप क्या हो गया, सब हैरान हो गए। हैरान होना यानी आश्चर्यचकित होना। आप कहानी में आप किसी भी तरह का मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी कहानी को और भी मजबूत बना देगा, ठीक है। अपने सबसे पसंदीदा घड़ी को देखकर मालिक उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एकदम उत्सुक हो गया, एकदम मज़ेदार हो गया उसके लिए ज़िंदगी। उसने तुरंत जाकर नौकर से पूछा, हम सबको ये घड़ी नहीं मिली तो फिर तुमने घड़ी कैसे ढूंढ निकाली। मालिक को घड़ी देखते हुए नौकर बोला, मालिक अब तक हम सभी साथ ढूंढ रहे थे, इसलिए हमको सबको शोर की वजह से घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी।
जब मैं अकेले कमरे में गया तो मैंने ध्यान लगाकर घड़ी के टिक टिक की सुनने की कोशिश की। अंतिम को कितना सिंपल सा कहानी बना दिया यहाँ पे कि घड़ी के टिक टिक की आवाज़ है ना। अंतिम कमरे में पलंग के नीचे से मुझे इसकी आवाज़ आई और मैं इसे ढूंढने में सफल हो गया। नौकर बुद्धिमानी देखकर रतनलाल प्रसन्न हो गया। उसने नौकर को पुरस्कार दिया और साथ ही अपने मैनेजर भी बना लिया, यानी नौकर क्या हो गया, मैनेजर बना लिया। कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। आपका सीख कभी एक शब्द में नहीं होना चाहिए बेटा, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस में होना चाहिए। आप जब सीख लिखोगे तो सीख को आप अंडरलाइन भी कर देना, है कि नहीं। ठीक है, चलो ये तो आप क्या करना, इसको जरा पढ़ लेना इसको यहाँ पे। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, भी टाइम नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम मोबाइल में ना जाए, इसलिए आप क्या करो, उसको अच्छे से क्या करो, पढ़ लो उसको। ये वाला आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली कहानी जो है मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा उसको। मैं ये कहानी थोड़ी सी छोटी है तो आप लोग को मैं इसको पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। चोर का छोटे मोटी चोरी करना, तोता पालना, ये तो बहुत अच्छी कहानी, आप लोग सुने भी रहोगे यहाँ पे, और ये कहानी आ भी सकती है आपको एग्जाम में। तोता का चोर का हर बात सुनना और दोहराना, चोर का मित्रों के साथ बड़ी चोरी का योजना बनाना, तोता ने उनकी बातें को ध्यान से सुनना, चोर द्वारा चोरी करना, पुलिस का आना, चोर का चोरी का इनकार करना, तोता का चोरी का योजना बातें दोहराना, पुलिस को सच पता चलना और चोर का पकड़ना। यानी इसका क्या हो गया शीर्षक, चोरी का फल, ठीक है। अभी देखो, गुजरात शहर में बबलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक छोटा सा चोर था। वो अपने घर में अपने मित्रों के साथ मिलकर चोरी की योजनाएं यानी प्लानिंग किया करता था और फिर चोरी करने निकल जाता। उस चोर ने एक तोता पाल रखा था। वह तोता बहुत ही होशियार था। बबलू अपने मित्रों के साथ जब भी बातें करता था, वो तोता उनकी बातें सुनकर बार बार दोहराता था। बबलू को तोते की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था। यानी जब वो लोग जब आपस में बात करते थे तो वो बातें रिपीट कौन करता था, उसका तोता, जो पालतू तोता था, जिसने कौन पाला था, बबलू ने जिसको पाला था, वो तोता उसकी बातें क्या करता था, रिपीट करता था। अभी तक आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को मार्जिन से लाइन छोड़ या स्पेस छोड़ के लिखना है। शुरू में आएगा इसका क्या आएगा बेटा बताओ, हाँ शीर्षक आएगा, और जब अपना एंड हो जाएगा तो वहाँ पे एक लाइन छोड़ के क्या आएगी, इधर पे सीख, और सीख को अंडरलाइन कर देंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, यही आपका पैटर्न है। और आप ट्राई करो कम से कम 1.5 पेज में लिखने की, किसको, 1.5 पेज में अपने कथा लेखन या कहानी लेखन को आप इसको लिखने की कोशिश करना। 1.5 पेज एक अच्छा सही होता है। आप 1.5 से 2 पेज भी लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ट्राई करना, किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक है, गलती करके काट देना उसको, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग, बुरा बना देते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या करना आप लोग नहीं करना। अगर गलती हो गई है, कोई ई की मिस्टेक हो गई है, तो आप क्या करना, उसको छोड़ देना, गलती करके कट नहीं करना। उसको कट कर दोगे, देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कट किया हुआ, दिख के नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कट कर दूंगा इसको तो ये दिख कर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गलती करने से यही फ़र्क होता है कि आप किसी तरह का गलती मत किया करो, ठीक है। अगर कोई ई में गलती हो गई है तो आप क्या करो, उसको छोड़ दो। आगे देखो, एक दिन बबलू अपने मित्रों के साथ घर में बहुत बड़ी चोरी का योजना बना रहा था। तोता उनकी बातें पर ध्यान से सुन रहा था। दूसरे दिन बबलू अपने मित्रों के साथ चोरी की अंजाम दे दिया। पुलिस खबरी के प्राप्त सूचना के आधार पर चोरों को पूरे शहर में ढूंढने लगी। वो चोरों को ढूंढते ढूंढते बबलू के घर आ पहुंची। पुलिस ने जब बबलू को चोरी के बारे में पूछा तो उसने चोरी साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने बबलू को घर में चोरी का कोई सामान नहीं मिला, इसलिए बबलू के घर से जाने के लिए तैयार हो गई। घर में इतने सारे लोग को देखकर तोता बबलू और उसके मित्रों की चोरी की योजना बातें वाली बोलने लगा। तोता के मुंह से चोरी की योजना सुनकर पुलिस को तुरंत बबलू पर पकड़ लिया और उसने सख्ती से पूछताछ की। बबलू ने पूछताछ से सारा सच बता दिया और पुलिस वाले अपने मित्रों को भी घर ले गया। पुलिस ने तुरंत सभी को पकड़कर चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया, यानी सामान मिल गया उन लोग को, और सभी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तोते की वजह से पुलिस ने इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उन्होंने तोते को अपने पास ही रख लिया। सीख क्या होती है, हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। बुरे काम करोगे तो उसका बुरा फल मिलने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, आलस का परिणाम, आप चाहिए तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो वहाँ पे, है कि नहीं। ये आखिरी है, इसके बाद तो हम लोग विज्ञापन तो हम लोग कर ही चुके हैं हम लोग। 2 मित्र, दोनों का खेती करना, एक मेहनती है दूसरा आलसी। पहले मित्र का दूसरे मित्र का फसल काटने की सलाह देना, दूसरे मित्र का फसल 2-3 दिन बाद काटने का सोचना, पहले मित्र द्वारा अपने फसल की कटाई पूरी करना, रात में तेज बारिश आना, दूसरे मित्र का फसल बर्बाद होना, पछतावा होना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आलस का परिणाम, यानी इंसान को, मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे तो इन सारे शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका कथा लेखन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मदन और किशन दोनों पक्के मित्र थे। वो गांव में रहकर खेती किया करते थे। मदन बहुत ही मेहनती था, उसका कोई भी काम समय पर करने की आदत थी। किशन बहुत ही आलसी था।
ठीक है। वो आज का काम कल पर परसों पर छोड़ देता था। मदन हमेशा किशन की इस लापरवाही के लिए समझाया करता था, परंतु किशन मुस्कुराता हुआ बात को टाल देता था। बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए मदन ने किशन से खेत को उगी फसल काटने के लिए कहा। किशन आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अरे मित्र, बारिश होने में अभी 15-20 दिन बाकी है, मैं तो 1-2 दिन में आराम से फसल काट लूँगा। मदन ने किशन की बहुत समझाया, परंतु आलसी किशन ने अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। मदन ने जिस दिन अपनी फसल कटाई पूरी कर ली, उस दिन रात में अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। तेज़ बारिश देखकर मदन खुश हो गया, क्योंकि उसने पहले ही अपनी फसल काट ली थी। थोड़ी देर के बाद किशन की उसकी फसल याद आया। किशन की फसल वैसे ही खेत में पड़ी थी, उसे किशन की फसल की चिंता होने लगी। बारिश इतनी तेज़ थी कि दूसरे दिन भी बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। जब बारिश रुकी तब किशन के खेतों में पानी भर गया था। उसकी सारी फसल बारिश से बर्बाद हो गई थी। किशन अब मदन की बातें सुनने पछतावा हो रहा था। उसके 4 महीने की मेहनत पानी में डूब गई थी। इस घटना को किशन ने बहुत बड़ा सबक लिया। उसके बाद किशन ने मदन की तरह हमेशा अपना काम समय पर करने का निर्णय लिया, है ना। सीख क्या होती है यहाँ पे, हमें अपना काम समय पर कर देना चाहिए। तो ये चीज़ को हमको क्या करना है, अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 आपको कथा लेखन एक्सप्लेन कर दिया है, एज वेल एज इसमें एक जो था मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा बड़ा था वो। आप इसको रीड कर ले, समझ लीजिए, बिकॉज सेम तो सेम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी आ सकता है। लेकिन आप ये कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और आपको जो चिंता है ये सब चीज़ की वो खत्म हो जाएगी। 2 ही 3 चीज़ का इसमें ध्यान देना है कि आपको शुरू में लिखना है शीर्षक, एंड में लिखना है सीख। यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे, पैसेज के बीच में हम लोग को लाइन नहीं छोड़ना है। 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। आप वहाँ पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और अच्छे हिंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। जितना आप अच्छा हिंदी के शब्द यूज़ करेंगे, आपका कथा लेखन उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। फटाफट आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।